सबसे पहले हमारे पास बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। ठीक है, तो आज हम इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे। ये वाले जो नोट्स है ना, इसमें खाली आपको कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मिलेंगी। ठीक है, बिजनेस बिजनेस के गोल, प्रॉफिट, ग्रोथ, पावर, ये सब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट और इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से है। ठीक है, तो आपके पास सिंबल है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपल ही बोलती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो पार्टी के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप इससे क्या समझेंगे? बताओ सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझेंगे। मैम, जब दो पार्टी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं, जिसमें कंडीशंस वगैरह एग्रीमेंट में होती है। डिफरेंट है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट है, वही तो मैं एक्सप्लेन कर बतला रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे। अगर आपने कहा कि मतलब दो पार्टी के बीच में सिंपल से एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और तो फिर उस एग्रीमेंट को आप कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सबसे पहली बात ये भी है। ठीक है, कौन सा जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, चीजों को ना प्लीज ध्यान से समझना। इसमें जो जो अभी फिलहाल इस वाले पीडीएफ में खाली आपको टाइप्स मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। बाकी जो मेरी शॉर्ट वीडियो हैं, उन शॉर्ट वीडियो, सॉरी, शॉर्ट जो नोट्स हैं, उसमें आपको, ठीक है, एंटायर जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं वो शॉर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की काफी क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से, एंड देन कंपटीशन एक्ट 2002 में से। इनसे रिलेटेड ये जो बिजनेस लॉ में एंटायर 3 यूनिट्स हैं, ये हमारे लिए एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 2H क्या कहता है। जैसे कि अभी नूतन ने कहा कि मैम हर एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा। ठीक है, वही बोला कि मतलब इसी टाइप से कुछ बोला। तो एग्रीमेंट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आप साथ साथ लिख भी से सकते हैं तो प्लीज आप इसे लिख भी लीजिए। तो एग्रीमेंट प्लस, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, नंबर वन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। अब मैं आगे समझाऊंगी कि एग्रीमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो सेक्शन 2H आपको याद करना है, जो याद करना है, जो पेपर में आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको वो चीजें पूरी अच्छे से समझनी है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, एक सिंपल से क्वेश्चन था कि हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कौन कौन से इस किस ईयर में आया था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि सबको, जब हम ये एंटायर चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट रीड करते हैं, हर मतलब सब कुछ समझ लेंगे लेकिन इसका ईयर याद नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर आपको अच्छे से लर्न करना है, 1872। ये यूनिट बिल्कुल एंटायर न्यू यूनिट है, दो दो साल से। ठीक है, तो इस यूनिट से क्वेश्चंस आपके आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर पूछा जाता है कि सेल्स, आपका जो गुड्स वर्ड है, ठीक है, आपके गुड्स में कौन कौन से गुड्स इंक्लूड हैं। तो हर क्वेश्चन, यानी कि छोटे से छोटा जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और वही, ठीक है, बच्चे को सब कुछ पता है, ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, लेकिन इतने स्मॉल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पता। तो आप ना उसका अगर एक राइट अप करना चाहें तो अपने, ठीक है, वर्ड्स में कर सकते हैं, शॉर्ट में वो भी। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट होने सीरियसली इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर सिंपल से कोई एक एग्रीमेंट है, अब मैं एग्रीमेंट का मतलब आपको समझाती हूँ। एग्रीमेंट का मतलब सिंपल सा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब कि अगर अगर आप यहाँ पे सिंपल से देखते हैं, जितने भी हमारे शोरूम्स होते हैं उन सब में डमी लगी होती है। ठीक है, वो डमी क्या रिप्रेजेंट करती है, वो डमी हमें ऑफर दे रही है।
ठीक है, अब मैं उस शॉप पे नहीं जा रही हूँ, मैं उस शोरूम पे नहीं जा रही हूँ सामान लेने के लिए, तो मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये तो एक आपके पास बिल्कुल जो है अनसेड और मतलब एग्रीमेंट हो गया, किसमें कहा नहीं है। अगर मैं एक सेड एग्रीमेंट की बात करती हूँ जहां पे एक, ठीक है, दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज इसमें, ठीक है, एक क्या करती है, ऑफर करती हैं, और एक क्या होंगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जितने भी सारे अफेयर्स हैं, ठीक है, वो एक आपका एग्रीमेंट में आएगा। ठीक है, जो कि मतलब अफेयर्स है, क्योंकि आपके पास क्या है, लड़का है लड़की है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, एक ने ऑफर दिया और एक ने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट बना, वो अगर उसको धोखा दे देता है, ठीक है, तो फिर आप मतलब लॉ के पास नहीं जाओगे कि उसने तो मुझे धोखा दे दिया। लेकिन अगर हम एक मैरिज की बात करते हैं, मैरिज आपका एग्रीमेंट नहीं है, मैरिज में आपके पास एग्रीमेंट है प्लस, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुका है, उसके अलावा आपके पास कानून का पार्ट है, यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा आपका एनफोर्सेबिलिटी है, यानी लॉ की एनफोर्सेबिलिटी होने के कारण वही कॉन्ट्रैक्ट है। और जितने भी आपका लॉ की एनफोर्सेबिलिटी होगी वही आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वही, ठीक है, उसी को ही, यानी कि उसी पर्सन को, उस पार्टी को कोई भी स्यू कर सकता है और वो हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं मीनिंग पे जाऊं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑप्शन है, दो पार्ट है। नेक्स्ट की बात करती हूं मैं, एग्रीमेंट की बात करती हूँ। तो एग्रीमेंट में आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आइए, ये प्लीज याद कीजिएगा, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत शॉर्ट में है। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इसमें बहुत कुछ मतलब, सॉरी ये वाले नहीं है, थोड़े शॉर्ट में, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो मेरे शॉर्ट में है, वो भी मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्ट का ओवरव्यू है ना वो ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहती हूँ, बाकी आपको शॉर्ट में भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में से थोड़े से जो क्वेश्चन है आए हुए हैं इसलिए, जो देखे हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे सिंपल से ये अगर टर्म आ जाती है, कहने का मतलब क्या है कि आप प्रॉमिस मेड बिटवीन देम, ठीक है, रिप्रेजेंट द कंकरेंस ऑफ देयर माइंड, कहने का मतलब है दोनों के बीच में जो भी प्रॉमिस होता है वो बताता है एक, मतलब कि वो सेम ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है, यानी कि वो सेम ही चीज के ऊपर कंसर्न है, वो सेम ही चीज के ऊपर, ठीक है, अपने आप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। तो दीज वुड नॉट बी एन एग्रीमेंट इफ पार्टीज डू एग्री बट नॉट ऑन द सेम थिंग। ऑब्वियसली भाई, मैं, अगर आपने मुझे जिस चीज का ऑफर दिया, आपने कहा कि मैम ठीक है, हम ना आपको सिंपल से हैं कि ये हमारे घर पे मतलब ये जो मेरे फादर की, ठीक है ना, काम है, शॉप है, अगर आपको हमारे यहाँ से कोई शॉपिंग करनी है, तो ऑब्वियसली हमारे बीच में अगर जो कोई भी डिस्कशन होगा या कोई भी प्राइस रिलेटेड, ठीक है ना, चीजें होंगी, तो वो कैसे होंगी, वो होंगी सेम थिंग के ऊपर ना। मैंने कहा कि ठीक है, ये जो सामान है आप ये ऑर्डर कर देना, ठीक है, आप इसको, ठीक है, सीओडी कर देना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज एक ही एग्रीमेंट, एक ही चीज के ऊपर एग्री हैं। इफ द पार्टीज डू एग्री बट नॉट ऑन द सेम थिंग, अगर सेम थिंग पे एग्री नहीं है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंसेंसस। तो कहने का मतलब है एग्रीमेंट के अंदर भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो है ही, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, लेकिन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए सेम ही कंसेप्ट के ऊपर, सेम ही चीज के ऊपर, तो उसे बोलते हैं कंसेंसस एंड आइडियम्स। ठीक है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कहने का कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कुछ अमाउंट, मतलब रिटर्न वाला, लिखने वाला नहीं, बदले में। ऑब्वियसली आपने अगर कोई गुड्स मुझे दिया है तो फ्री में थोड़ी ना दिया है, ठीक है,
अगर फ्री में दिया है तो वो गिफ्ट के पार्ट में आ गया, मैं एक एज अ बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपने मुझे फ्री में थोड़ी ना दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक समथिंग इन रिटर्न एक दूसरे के लिए है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज गिफ्ट की पार्ट आती है तो वो एग्रीमेंट में नहीं बनेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। अब है कि कोई भी प्रपोजल दिया गया है, कोई भी ऑफर दिया गया है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो एक प्रॉमिस बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब एग्रीमेंट में आपके पास प्रॉमिस का कंसेप्ट आता है। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या है। एग्जाम्पल से आप लोग खुद भी एक बार रीड करोगे ना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं जो मेन कंसेप्ट है आपको छोटे छोटे एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो जैसे एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्लियर। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में दो कंपोनेंट होंगे, ऑफर दिया गया प्लस एक्सेप्टेंस, एंड ऑन द सेम थिंग, एक ही चीज के ऊपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि मतलब है, मैं एक मतलब सिंपल सा है कि शोरूम पे हैं, ठीक है, जो डमी लगी होती हैं वो हमें ऑफर्स दे रही हैं, देखा जाए तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे वाह वहां पे ना इतनी मतलब सुंदर सी ड्रेस रखी हुई थी, ठीक है। तो हम होती हैं गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज ने देखा कि अरे वाह इतने जो मतलब शूज हैं वो वहां पे बहुत अच्छे शूज लगे हुए थे, तो वो एक ऑफर दिया। आप अगर वहां उनकी शॉप पे जाते हो, परचेज करते हो, तो आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो यही सब कुछ चीज है, ठीक है। तो ये तो एक अनसेड था। अब ऑफर में क्या है, सेक्शन प्लीज लर्न कीजिएगा, सेक्शन 2 है, ए है, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। थोड़े बहुत सेक्शन लर्न कर लेना, कोशिश करना कि याद हो जाए। बाकी जो बड़े बड़े सेक्शंस हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट का, सेल्स का, तो ये सब तो लर्न करना है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है, या तो वो चीज को करेगा वो, या वो उस चीज को नहीं करेगा, विद अ व्यू कि वो यानी कि दूसरे पर्सन का, ठीक है ना, जो कंसंट है, एसेंट है, वो उसका दूसरे पर्सन का ले सके। अब एक्सेप्टेंस में क्या है कि जब जिसे प्रपोजल दिया गया है उसने बिल्कुल उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपका एक्सेप्टेंस बनेगा, ठीक है। तो यानी अब इसके अंदर आपके पास सिंपल सा है, प्रोमिसरी, ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद का ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया है, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया है यानी कि जिसने ऑफर दिया है प्रॉमिस करने का, तो उसे बोला जाता है प्रोमिसरी और ऑफर, ठीक है, ऑफर, ठीक है। और जिसने उसे उस प्रपोजल को, ठीक है, पूरा किया, मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, एक ने ऑफर दिया और एक ने उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर को मेड यानी कि उसके द्वारा ही वो कंप्लीट किया गया है, तो उसे कहा जाता है क्या, प्रॉमिस या फिर ऑफरी। ये तो बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दोनों ही अगर हम प्रोमिसेस को इंक्लूड कर देते हैं तो इन्हें प्रोमिसरी कहा जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्रीमेंट में फर्क कितना है, एग्रीमेंट में हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, और प्रोमिसरी में हम पर्सन्स की बात करते हैं, किस पर्सन ने दिया ऑफर और किस पर्सन ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, अभी तक हमने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट जो है वो हमने स्टडी कर लिया, क्या था, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर हमने क्या देखा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आया हुआ है, दैट्स इट। और तो इसके अंदर कुछ पार्ट था नहीं। नेक्स्ट पार्ट आते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आपका सेक्शन 10 है। ऑब्लिगेशन ये सिंपल है कि अगर हो सकता है कि फ्यूचर में एक पार्टी, ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, फुलफिल नहीं करती है, या एक पार्टी फ्रॉड करती है, या उसने हम ये प्रॉमिस करने का वादा किया, ठीक है, लेकिन उसको मतलब वो चीज यानी कि उसको फॉलो नहीं करती है, तब यहाँ पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी को, ठीक है, बिल्कुल उसे, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस मिलेंगी, वो यानी कि, ठीक है, लीगली, ठीक है, दूसरी पार्टी को बाइंड कर सकता है कि उसने ये एक्ट उसे करना था,
ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेल्स भी होती है, तो एक ने ऑफर दिया, ठीक है, आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, घर पर आते हैं, आपने देखा कि ये जो फूड था या ये जो सामान था, ये क्या था, बेकार सामान दिया है, ठीक है, तो ठीक है, आप उसकी शॉप पर जाएंगे, ठीक है, या तो वो रिटर्न कर लेगा, ठीक है, अगर कोई भी बहुत लार्ज अमाउंट की चीज है तो आप उसके ऊपर, ठीक है, स्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। तो इट इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू कैरी आउट व्हाट ही हैज प्रॉमिस टू डू, ठीक है, जो भी उसने प्रॉमिस किया था, तो इसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डालता है, क्योंकि इस ऑब्लिगेशंस के कारण ही, ठीक है, हमारा ये जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं एक वैलिड बनेगा। ठीक है, दोनों पार्टी को पता होगा कि भाई मैंने यहाँ पे साइन किया था, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये चीज हमने, ठीक है, एंटायरली कवर की थी, ठीक है, ये चीज इसके अंदर ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, तो वो एक, अगर मैंने अपनी जो पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने फॉलो नहीं की, या फिर, ठीक है ना, यानी कि चीटिंग की, तो फिर, ठीक है, मुझे तो यानी मैं फिर सफर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब इस ऑब्लिगेशन से होने का ये कंसेप्ट होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टडी की, ठीक है, डेफिनेशंस के अंदर अंदर कौन कौन से पार्ट थे उनको स्टडी किया। अब थोड़ा सा कंसेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टडी करना है। वैसे तो हमें जितने भी हर हर ये टॉपिक हैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ये में ये चीजें नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बना भी लेते हैं तो भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नंबर वन है आपके पास कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। सबसे पहली बात है कि पार्टीज की कैपेसिटीज, ठीक है, इन सब के ऊपर मैंने, ठीक है, नोट्स अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो नोट्स जब मैं समझाऊंगी तो उसमें बहुत डिटेल में है। तो यहाँ पे पार्टीज की कैपेसिटी, जैसे कि आपने माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बनाया है। अगर आपने माइनर के, हाँ, और माइनर से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि जब माइनर अगर मेजर बन जाता है, ठीक है, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने माइनॉरिटी के टाइम पे साइन किया था, ठीक है, तब वैलिड होगा या नहीं, ठीक है। मतलब बहुत सारे माइनॉरिटी के कंसेप्ट आते हैं, तो जहां जहां भी माइनर का सीन होगा उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। तो कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज में, ठीक है, अगर क्या है, माइनर है या लुनेटिक पर्सन है, यानी कि अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ठीक है, या तो कोई भी क्या है, ड्रंकन पर्सन है, ठीक है, तो आपने उस टाइम उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। इसका मतलब कि जो सामने वाली पार्टी थी वो, यानी कि उसने, ठीक है, अपनी क्या है, फुल कैपेसिटी की में आके उसने, ठीक है, फुल कैपेसिटी में उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। लाइक माइनर है, ठीक है, माइनर है, हो सकता है कि यहाँ पे, ठीक है, यानी कि क्योंकि जो एज है कि जिसमें अकल आए, उसके पास अकल नहीं थी, ठीक है, सबसे सिंपल सी चीजें हैं। अब आपने रंकन के साथ यानी कि साइन किया, साइन तो हो गया, वो बोल सकता है कि ठीक है, मतलब कि मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था उस समय, ठीक है, मतलब कि मैं उस पोजीशन पे नहीं था मैं सोच सकूं, तो इसीलिए इन सब के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो, ठीक है, आपका लीगल ऑब्लिगेशंस पे नहीं जाएगा। अगर आप एक अनसाउंड माइंड के साथ, ठीक है, अगर आप एक पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आप उसको बोल रही हैं कि ठीक है कि मैं इसको मतलब केस कर दूंगा, या फिर अगर इसने ये काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में अगर आप करते भी हैं, लॉ के पास जाते भी हैं, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटीज देखी जाएंगी कि पार्टीज, दोनों पार्टीज ने, ठीक है, वो दोनों जो पार्टीज हैं इन कैपेसिटी के अंडर तो नहीं आती, कैपेबल थी उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो फिर अगर दोनों पार्टीज आपकी कैपेबल थी देन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है।
तब उसके पास, ठीक है, अगले स्टेप्स होंगे। अदरवाइज अगर वो इनकैपेबल निकलती हैं या इनकम्पिटेंट निकलती हैं तो फिर, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तब उसको वहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बना दिया जाता है। नेक्स्ट कंसेंट आता है आपके पास फ्री कंसेंट। ये तो आपने सिंपल है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि दोनों सामने वाली पार्टीज ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, ठीक है। कभी कभी कंसेंट फ्री नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ही एंटायरली पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण से। मिस रिप्रेजेंटेशन में लाइक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना था, ठीक है। ए और बी ने हमेशा, ठीक है, एक दूसरे से फोन पे ही बात की है, तो ए ने अपने एजेंट को यानी सी को भेजा कि वो, ठीक है, कि बी से जाए, ठीक है, बात करके आए, ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो। तो बी को लगा कि ये जो एजेंट है, ये क्या है, ये ही क्या है, ऑनर है, ये क्या है, यही प्रिंसिपल है। और सी ने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो ही क्या है, प्रिंसिपल है, वो एजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, बी के माइंड में क्या था कि जो सी है एजेंट है, ठीक, सॉरी, सी एजेंट नहीं है। और मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सी ने जानबूझ के भी किया या जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, दोनों ही एस है, ठीक है। या तो उसने कि ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं ए का एजेंट हूँ, या तो सी को लगा कि हो सकता है कि, ठीक है, फोन कॉल्स पे, ठीक है, उनकी जो डिस्कशन है वो काफी टाइम से हो और जो बी है उसे ऑलरेडी पता हो। तो यहाँ पे कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन का भी केस हो जाता है। ये जूम में यही प्रॉब्लम है, 10-15 मिनट 40 मिनट्स कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास मिस रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जो सामने वाली पार्टी है उसने यानी अपना बिल्कुल विलिंगली होके, ठीक है, बिना किसी डाउट से अपना कंसेंट नहीं दिया। अगर जहां कहीं भी फ्री कंसेंट नहीं है तो ये वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। ये मैंने आपको पहले अभी समझाया, ठीक है, जहां पे अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर क्या क्या मतलब है इसको एक बार समझ लेते हैं। दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। तो एक सिंपल सीधी सी बात है, अब जैसे कि आपने, ठीक है, अपनी जो क्या है पॉकेट मनी दी, ठीक है, अगर पॉकेट मनी दी गई है, ठीक है, तो अगर पॉकेट मनी दी है तो सिंपल सी बात है कि उस पॉकेट मनी आपने ली है और आपके फादर ने, फैमिली ने नहीं दिया, ठीक है, तो क्या आप कोई भी उनके ऊपर बोल सकते हैं कि नहीं पापा अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा? तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के एक्ट के द्वारा बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस इसके पॉइंट्स को एक बार हम देख लेते हैं। तो इंटेंशन टू क्रिएट, यहाँ पे इंटेंशन की बात की जा रही है, वर्ड को समझिएगा, ये बिजनेस लॉ है। लॉ में जो जो वर्ड में जिस पे फोकस कर रही हूँ उन्हें समझिएगा, ठीक है। यहाँ इंटेंशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस हो। भाई अब मैंने सिंपल से बोला कि मैं ना आसमान से तारे लेके आऊंगी, ठीक है, तो इस चीज की अब पहले आप एक्ट पे देखिए, दोनों पार्टीज किस एक्ट की बात कर रही है, क्या वो एक्ट होना पॉसिबल है? सबसे सिंपल सीधी सी बात है ना, अगर हम यहाँ पे, तभी तो लीगल ऑब्लिगेशन आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे लॉ ने बिल्कुल एक जस्टिफिकेशन हमें पूरा दिया है कि हर जो जितने भी सारे, ऐसे तो हर इंसान, ठीक है, वहां पे कोर्ट के आगे बैठा रहेगा,
ठीक है, अभी भी लोग बैठे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हमें, ठीक है, वो वहां पे फाइल होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उनमें से नंबर 1 है कि आपका जो एक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं। एक्ट आपका, ठीक है, हो सकता है या नहीं, सबसे पहली बात ये भी इसमें बताई जाएगी, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस का होना ही इम्पॉसिबल है तो वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं, अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मीनिंग शुड बी सर्टेन, ऑब्वियसली, यानी कि दोनों के बीच को, मतलब दोनों को ऐसा ना लगे कि नहीं अच्छा ये जो मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ पे स्टार्स की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे तो मून की बात की गई थी, अब तो मून पे भी सब जा रहे हैं, नहीं। मीनिंग शुड बी सर्टेन, मीनिंग भी के लिए भी दोनों क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। देन है लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर उस एग्रीमेंट में, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी दोनों को अपने पार्ट में पूरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो सकता है कि वो कुछ रजिस्टर्ड भी किया जाए, जैसे कि हम एलएलपी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती हैं, रजिस्टर्ड भी होती हैं। ठीक है, अब आपने क्लोज 49 देखा होगा, ठीक है ना, साबी का जो क्लॉज 49 है, लिस्टिंग कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी आपके लिस्टिंग कंपनीज हैं। तो इन ये अगर जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज भी दोनों को अपने पार्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अगर है तो करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। अदरवाइज लीगल ऑब्लिगेशंस का इंक्लूड, मतलब इसमें जो कंसेप्ट है वो ही इंक्लूड नहीं होगा। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ऑब्वियसली, सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि, ठीक है, लॉ ने बिल्कुल साफ बोला गया, स्पेसिफिकली डिक्लाइन किया गया है कि ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैं अगर किसी को रोकती हूँ ट्रेड करने से, रोकती हूँ कि अगर आपने यहाँ से ये चीजें खाली नहीं की, अपना जो शॉप है यहाँ से खाली नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, तो ये चीजें जो मैं करती हूँ तो ये सब क्या है, वॉइड है। ठीक है, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। और वेजरिंग एग्रीमेंट तो बहुत फेमस है, वो तो बहुत आएगा ही आएगा एग्जाम एग्जाम में। ठीक है, तो thus the law of contract is not whole law of agreement। ठीक है, कहने का मतलब है कंप्लीटली जो एग्रीमेंट आपका है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके हो एग्रीमेंट बने। एग्रीमेंट का होना प्लस लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ही आपकी बनती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब लिखने लिखने वाला नहीं, बदले में कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने, ठीक है, किसी को गिफ्ट में कुछ दिया तो बदले में उनसे कुछ लिया थोड़ी ना, तो वो आपका, ठीक है, एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। तो उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस का केस ही नहीं है। तो ठीक है, जब तक उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस का ही केस नहीं है तो वो, ठीक है, आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ आपका ये डाउट? ठीक है, यस मैम। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें नहीं लिखे गए हैं, ये तो मेन मेन पॉइंट्स थे, वो आपको बताए गए। एक मिनट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगले पार्ट में समझाती हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स तो हो गया ना, ठीक है, क्योंकि अभी मीटिंग भी एंड होने वाली है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाती हूँ। पहले तो इतना तो सब तक जितना क्या था बेसिक था। ठीक है, यानी कि आपका फ्री कंसर्ट आया। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट है, लिख लीजिए, कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन है एसेंशियल एलिमेंट्स में, वो नोट्स में सब कुछ दिया गया है शॉर्ट शॉर्ट में। जिसको जो पार्ट को डिटेल में समझना है ना वो इसमें है, जिसमें नहीं है वो सब कुछ नोट्स में है। आपको दोनों को मर्ज करके ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें एक और टॉपिक है आपका असेंशियल एलिमेंट्स वाले में कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। कोई भी गिफ्ट के कोई भी कंसेप्ट होते हैं वो आपका एग्रीमेंट नहीं बनता, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, फ्री कंसेंट है, बाकी तो खैर लॉफुल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं जस्ट अभी आपको लिंक शेयर करती हूँ, उसमें हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे।